Hello students, in today's class we will discuss about the second chapter of the partnership of 12th class, that is goodwill. We will learn about what is goodwill, what are the features of goodwill, what are the factors affecting the goodwill, and what are the different methods of the valuation and the calculation of goodwill. So let's go. Hello everyone, welcome to Learning Commerce. I am Ravi Batra. In the previous classes we discussed about the partnership fundamentals and today we are here with the second chapter of partnership, that is goodwill. इसमें हम गुडविल के बारे में, गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में सारा स्टडी करेंगे. अब उसको स्टार्ट करने से पहले गुडविल है क्या? गुडविल जो है एक रेपुटेशन है. इट इज़ अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, गुड नेम. एक कंपनी का अच्छा नाम है, उसकी रेपुटेशन है, मतलब उसकी गुडविल है. उसके साथ उसके अगर बहुत सारे बिजनेस कनेक्शंस हैं विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, यानी कि उसकी वजह से अगर एक फर्म को हायर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं बाकी जो फर्म्स हैं उसी ट्रेड में, उसी मार्केट के अंदर, तो उसके मुकाबले में, नॉर्मल प्रॉफिट मुकाबले में अगर उसको किसी वजह से अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, हायर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो वो हमारी गुडविल कहलाती है. तो गुडविल क्या है? रेपुटेशन है, गुड नेम है, वाइड बिजनेस कनेक्शंस हैं एक फर्म के, विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री. इसके फीचर्स में देखा तो इट इज़ वैल्यूएबल एंड इंटेंजिबल. इंटेंजिबल इसलिए बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, बट इट इज़ वैल्यूएबल. वैल्यू बहुत है क्योंकि इसके बिना फर्म कहीं नहीं दिखाई देगी. जो गुडविल है तो फर्म है. अब इट इज़ वैल्यूएबल, इंटेंजिबल एसेट तो है, साथ में इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स, और ये गुडविल की वजह से ही फर्म को एक्सेस प्रॉफिट्स मिल रहे हैं. एक्सेस प्रॉफिट मीन्स एडिशनल प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू द प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्नड बाय द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री. बट इसकी वैल्यूएशन तभी की जाती है जब पूरा बिजनेस बेचा जाए, किसी को दिया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, कोई ख़रीद ले, एक्वायर कर ले, तब इसकी वैल्यूएशन की जाती है. अब इस मीनिंग और फीचर्स के बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू पर अफेक्ट डाल सकते हैं? एक फर्म की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू हाई है, लो है, किस पर डिपेंड करेगा? एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, उसका बिजनेस किस तरीके का है. उसका बिजनेस टेक्सटाइल्स में है, अगर मार्केट में टेक्सटाइल का बिजनेस बाकी डिमांड अच्छी है तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल बढ़ जाती है. तो बिज़नेस किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगा कि गुडविल कितनी है. बिज़नेस की लोकेशन कहाँ है? कई जगह पर बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पर अगर किसी का बिज़नेस लोकेटेड है तो ईजिली, बहुत आसानी से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है. तो लोकेशन ऑफ बिजनेस भी उस कंपनी या फर्म की गुडविल को अफेक्ट करता है. उसके अलावा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी देखें तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, अगर कंपनी जो है अच्छे प्रॉफिट्स दिखा पा रही है, हर साल ईयर टू ईयर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट एफिशिएंट है. और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ही गुडविल पर असर डालती है, क्योंकि लोग कहेंगे कि देखो इसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, क्योंकि ये अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, इसके एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, इसके सेल्स बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं. कुछ भी एफिशिएंसी मैनेजमेंट की जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन को अफेक्ट करती है. मार्केट सिचुएशंस में भी होता है. कई वो मार्केट सिचुएशंस बहुत फेवरेबल होती हैं तो इमीडिएटली उसकी गुडविल की वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है. लेकिन अगर वही बहुत अच्छी फर्म, कई बार मार्केट सिचुएशंस ख़राब होती हैं तो उसकी भी गुडविल नीचे भी गिरती चली जाती है. तो मार्केट सिचुएशंस भी गुडविल की वैल्यूएशन पर असर डाल सकते हैं. उसके अलावा कुछ और भी है. मान लो एक फर्म जो है बहुत कम रेट पर चीज़ें प्रोवाइड करती है, उसके पास एश्योर्ड सप्लाई है कि बिजली की कमी नहीं है, उसके पास लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कि उसके पास ना तो मटेरियल की सप्लाई की कमी है, अच्छे खासे कोलैबोरेटर्स हैं, उसके पास पेटेंट ले रखा है, उसने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, लाइसेंस ले रखा है. इन सब चीज़ों की वजह से भी उसकी फर्म की वैल्यूएशन हाई होती है. तो चाहे बिज़नेस किस तरीके का है, सेंट्रल लोकेशन पे उसके बिज़नेस लोकेटेड हो, मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो, एश्योर्ड सप्लाई हो, रॉ मटेरियल्स की लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, उसके पास लाइसेंस हो किसी चीज़ का, इट विल एन्जॉय द फर्म विद अ हायर वैल्यू ऑफ गुडविल. दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स. तो हमने मीनिंग, फीचर्स और फैक्टर्स के बाद हम अगर गुडविल के आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो टाइप की गुडविल हैं. एक है परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड. परचेज गुडविल, मान लो आपने किसी चली चलाई फर्म को ख़रीदा, आपने उसके लिए पैसे पे किए, तो जितने ज़्यादा पैसे पे करोगे उतना मतलब उसकी गुडविल हाई है. तो हाई गुडविल की वजह से आप उसको ज़्यादा पैसे दे रहे हो. तो गुडविल फॉर विच आर कंसिडरेशन मनी और मनी इज़ वर्थ, या तो पैसे पे कर रहे हो या पैसे के बराबर कोई और चीज़ पे कर रहे हो. अगर आपने कुछ पे किया है उसको ख़रीदने के लिए कैश में, तो उसको बोलते हैं परचेज गुडविल.
लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये इंटरनली जनरेटेड है। इंटरनली यानी कि आपने अपनी मेहनत से उस फर्म को बनाया, बढ़ाया, तो जिसकी वजह से उस फर्म की गुडविल बहुत हाई हो चुकी है। जो कई फैक्टर्स हैं, यानी कि एक रनिंग बिजनेस, जो चला चलाए बिजनेस आप चला रहे हो, जिसको आपने बिल्कुल शुरू किया, आगे बढ़ाया, उस रनिंग बिजनेस की वजह से आपकी गुडविल बढ़ गई है, लोग आपको पहचानते हैं, आपकी सेल बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। तो ये एक जो गुडविल बढ़ती है इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलेंगे। और अगर आपने उस फर्म को, चले चलाए फर्म को ख़रीदा है पैसों में, तो वो हमारी परचेज गुडविल कहलाती है। अब जो परचेज गुडविल है ये किसी ब्रांड या बिजनेस को परचेज करने से आती है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड जो है ये आपने खुद अपनी मेहनत से फर्म को बनाया, तो कई साल लगते हैं इस गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बनाने के लिए। हम परचेज गुडविल को तो बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपने अकाउंट्स बुक्स में या बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं करते। परचेज गुडविल की डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन होती है, यानी कि राइट ऑफ करते हैं इसको कई साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल आपको लगता है कि फर्म चलेगी उतने साल से आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम राइट ऑफ नहीं करते, इसको हम इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर। अब ये बात तो करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहाँ कब कब ज़रूरत पड़ती है? जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ABC पार्टनर्स हैं, उनकी कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आते हैं। अगर पहले वो 3:1 में शेयर कर रहे थे, अब वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो जब भी PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट होता है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, अगर चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, या फर्म डिसॉल्व हो जाती है, सेल हो जाती है, या एक फर्म दूसरी फर्म में अमलगमेट हो जाती है, या कोई एक दूसरी फर्म इस फर्म को खरीद लेती है, तो इन सभी केसेस में आपको गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब गुडविल, किसी की नज़र में गुडविल की वैल्यू हाई हो सकती है, किसी की नज़र में उसकी वैल्यू लो हो सकती है। तो एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो इस गुडविल की वैल्यूएशन, उस फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करेगा। अब ये तो ज़रूरत होगी कि क्यों क्यों हम गुडविल, कब कब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब इसमें मेथड्स पकड़ते हैं। 4 मेथड्स हैं। हम अपने प्रॉफिट्स के बेस पर, कैपिटल के बेस पर, अपने बिजनेस के एक्सटेंट के बेस पर गुडविल वैल्यूएशन कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो प्रॉफिट्स और कैपिटल ही यूज़ करते हैं। अब जैसे हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल मेथड है। इसमें सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब जितने भी एडजस्टेड प्रॉफिट हों। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर हम जो लेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट्स लेंगे, जो एक फर्म नॉर्मली अर्न कर रही है। इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल लॉसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के जो फॉर्मूला है वो है टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे उतने साल से, अगर आपको 4 साल के प्रॉफिट्स गिने हैं तो 4 सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करके उस 4 ईयर से डिवाइड कर दो, ये निकल के आएगा एवरेज प्रॉफिट। और फिर आपको कुछ परचेज ईयर्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो इस फर्स्ट स्टेप वाले एवरेज प्रॉफिट से, तो आपकी गुडविल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये 2 स्टेप्स में आपका ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल निकालते हैं। मीन्स पहले टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो जितने साल के प्रॉफिट्स गिवन है, और उस एवरेज प्रॉफिट को सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल कैलकुलेट कर दो। अब इसमें हमने जो पढ़ा एडजस्टेड प्रॉफिट, ये एडजस्टेड प्रॉफिट होता क्या है? मैंने जैसे बताया कि आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने हैं, आपको कुछ प्रॉफिट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, जिसमें से आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या एबनॉर्मल लॉसेस को एडजस्ट करना है, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं करना है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको क्वेश्चन में पिछले साल के गिवन हो, 1 साल, 2 साल, 4 साल के, उसमें से जो भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं वो ऐड कर दो और एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो। क्योंकि अगर उन प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड हैं तो आप हटा दो उसमें से, क्योंकि एबनॉर्मल गेन नहीं लेने, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं लेने। इसी तरीके से एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर दो, क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, तो एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करके अपने एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लो। एबनॉर्मल लॉसेस में क्या आ सकता है? अगर आप अपने फिक्स एसेट्स को बेच के आपको कोई लॉस होता है तो ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इसको आप ऐड कर दो। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक की अगर आपने वैल्यूएशन ज़्यादा कर रखी है, ओवर वैल्यूएशन है, तो ओपनिंग स्टॉक जितना ओवर वैल्यूएट कर रखा है उसको ऐड करो, और क्लोजिंग स्टॉक जितना अंडर वैल्यूएट कर रखा है उसको ऐड करो। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को ऐड करना है। नॉन रिकरिंग यानी कि जो रूटीन बेसिस पर आप खर्चे नहीं होते, अगर आपने वो दिखा रखे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम हो गया होगा, वो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए इन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो नॉन रेपिटेटिव एक्सपेंसेस हैं,
उनको ऐड कर दो। और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर रखा है, वो भी आप इसमें ऐड कर दो। क्योंकि आपको मान लो मशीन खरीदी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पर आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाने के लिए आप जब ये हटाओगे उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए इस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर दिया, उसको आप ऐड कर दो। तो ये सब एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल आइटम्स को आप ऐड करोगे। और कोई एबनॉर्मल गेन है वो माइनस कर दो, क्योंकि एबनॉर्मल गेन की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसको हटाना है। अगर आपको फिक्स एसेट्स की सेल में कुछ प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करो। ओवर वैल्यूशन, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन ज़्यादा कर रखी है तो वो लेस करो, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूशन कम कर रखी है तो उसको भी लेस कर दो। जैसे हमने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया था, ऐसे नॉन रिकरिंग इनकम को माइनस कर दो। नॉन रिकरिंग इनकम यानी कि जो रूटीन इनकम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट्स में, एवरेज प्रॉफिट में सिर्फ रूटीन इनकम या अपनी नॉर्मल इनकम दिखानी है। तो नॉन रिकरिंग इनकम जो आपकी बस साल में कभी एक बार या दो बार रूटीन इनकम नहीं होती है, बस वही जो साल में एक दो बार होती है, बस वो सारी इनकम आपको यहाँ से माइनस करनी है। अगर कोई पार्टनर का रेमुनरेशन है जो आपने अब तक डिडक्ट नहीं किया है और दिखाना ज़रूरी है, तो वो आप माइनस करोगे एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। और कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो आपको लगता है कि अभी दिखाए नहीं है, जो होने हैं फ्यूचर में, वो भी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ज़रूर आप इसमें से माइनस कर दोगे। तो इट मीन्स जितने भी अब नॉर्मल लॉसेज हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो कर रखा है, ये सब चीज़ें आप ऐड कर दो। और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन को ठीक करने के लिए, उसके अलावा पार्टनर रेमुनरेशन अगर आपने नहीं डिडक्ट किया है, कोई एक्सपेंसेस नहीं दिखाए हैं, या नॉन रिकरिंग इनकम अगर आपने दिखा दी है, तो वो सब माइनस करके आप इस एक्चुअल प्रॉफिट्स को निकाल लो। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। जो सेकंड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट्स मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं फर्स्ट मेथड की तरह, एडजस्टेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फिर आपको एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको निकालने के लिए जो भी उस कैपिटल लगाया गया है, यानी कि अगर लगता है कि पूरा इंडस्ट्री 10% रिटर्न कमाती है, तो उस 10% निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड का। किसी फर्म ने 10 लाख रुपए लगाए तो उसका प्रॉफिट 10% 1 लाख होना चाहिए। किसी ने 1 लाख लगाया तो उसका 10,000 होना चाहिए। तो हर एक का प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, तो उसे परसेंटेज आपको दे रखी होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए। तो जिस जिस फर्म ने जितना पैसा लगा रखा है उसके बेस पर उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को 10/100, 5/100, 8/100 जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हो उससे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। और फिर इस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हो गया एक्सेस प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के मुकाबले में आपने एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बाकी फर्म्स इंडस्ट्री में नॉर्मली जिनको कमाना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट जो आप एक्चुअल में कमा रहे हो। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके आपका सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट को आप परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्थ स्टेप में। तो जैसे पिछले मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई किया, इस सेकंड मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। अब यहाँ पर जो एक स्टेप दे रखा था कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा? दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, एसेट साइड के अप्रोच से बैलेंस शीट में, या फिर लायबिलिटी साइड अप्रोच से। अगर हम एसेट साइड से देखते हैं तो जितने भी एसेट्स हों, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिश एसेट्स को छोड़ के जितने भी एसेट्स हों, फिक्स्ड एसेट्स हों, करंट एसेट्स हों, गुडविल या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ दो, उसको हटाकर जितने भी एसेट्स गिवन है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से निकालना हो तो सारे एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करो, पर एसेट्स में आपको गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिश एसेट्स नहीं लेने हैं। और अगर लायबिलिटी साइड से लेते हैं तो जो भी कैपिटल दे रखी होगी आपकी, शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ कैपिटल दे रखी होती है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शेयर कैपिटल लेते हैं। पर कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे कैपिटल लेनी है, रिजर्व्स, सरप्लस, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, सरप्लस किसी नाम से हो, तो वो रिजर्व्स ऐड करने हैं। और अगर गुडविल, यानी कि जो हमने यहाँ से हटाई थी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिश एसेट्स, ये सारे यहाँ से माइनस करने हैं।
वहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल रिजर्व्स में से आपको ये तीनों चीज़ें जो यहाँ पे हमने एक्सक्लूड की थी वो यहाँ पे सारी माइनस करनी है। तो कैपिटल में रिजर्व्स ऐड करके गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दो, तो आपका लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो ये दो मेथड्स हो गए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। तो गुडविल के दो मेथड्स, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बाद हमारे पास थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन करनी है सेम सुपर प्रॉफिट मेथड के थे जैसे हमने भी सेकंड मेथड में पढ़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, हमने कैसे निकाला था, वही सारे एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करके, एक्सेप्ट गुडविल वगैरह माइनस करके। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है जैसे आपने सेकंड मेथड में निकाला, सेम वही कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 10%, 5% जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाकी बिजनेस कमा रहे हैं, और एक एवरेज प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है सेम सेकंड मेथड की तरह, और सुपर प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। ये तीनों स्टेप्स करने के बाद लास्ट में सुपर प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो जैसे अभी हमने पिछले स्टेप में देखा था कि यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड में मान लो 10 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हमने यहाँ पे 10/100 कर दिया, तो 10 लाख इंटू 10/100 मतलब 1 लाख। लेकिन यहाँ पर अगर आपका सुपर प्रॉफिट 2 लाख रुपए निकल के आता है, तो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड करना है, मीन्स सुपर प्रॉफिट अपॉन 10 इंटू 100, मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 नहीं, अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो 100 अपॉन रेट करना है, रेट अपॉन 100 नहीं करना। तो ये गुडविल की कैपिटलाइजेशन होगी। जो भी सुपर प्रॉफिट आपने निकाला, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उस सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट, मतलब रेट को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। इससे आपका गुडविल आएगा इस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। फोर्थ और आखिरी मेथड जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जैसे हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, ऐसे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। इसमें सबसे पहले हम वही फर्स्ट स्टेप हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, और जैसे सुपर प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज करने के लिए सुपर प्रॉफिट को इंटू 100 बाय रेट किया, ऐसे यहाँ पर सेकंड स्टेप में ही आप एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट कर दो। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट लिया, उस एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, मतलब रेट को डिवाइड करना है, तो यहाँ से निकलेगी कैपिटलाइज वैल्यू। और थर्ड स्टेप में फिर वही कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे हमने पहले निकाला था, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट्स, सारे एसेट्स लेकर उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। अब ये जो कैपिटलाइज वैल्यू निकली है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो इस मेथड से आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें सुपर प्रॉफिट को इंटू 100 बाय रेट किया, और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमने एवरेज प्रॉफिट को इंटू 100 बाय रेट करके कैपिटलाइज वैल्यू निकाली थी, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला नॉर्मल मेथड से, और फिर गुडविल निकाला बी और सी सेकंड और थर्ड स्टेप को माइनस करके। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। पर फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। I will reply you very soon. In the next class, we will do some practical questions of these 4 methods of goodwill valuation. Till then, stay connected with Learn in Commerce and subscribe this channel. Goodbye. Thank you.